नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिन योद्धाओं को वो मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। वो योद्धा थे जिनके पास गजब का रण कौशल था, गजब का साहस था और वो ऐसे योद्धा थे जो अपने दम पे किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। लेकिन उन योद्धाओं को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला। कुछ प्लानिंग के तहत ये किया गया था, लेकिन इससे उन योद्धाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो ऐसे महान योद्धा थे कि वो ये नहीं कहते थे कि उनको कोई सम्मान मिले, बल्कि वो योद्धा थे जिनका नाम सुन के ही हमारे मन में उनके प्रति सम्मान आ जाता है। उनकी महानता को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। ये एक अफगान सेनापति थे और कहा जाता है कि ये भारतवर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट भी थे। दोस्तों, हेमू, उन्हें हेमू भी कहा जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि ली थी। हेमू, जिनका जन्म 1501 में अलवर राजस्थान में हुआ। वो एक गरीब गौड़ ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता रायपूरन दास थे। पिताजी गरीब थे। शुरुआत में ही गरीबी के कारण, यानी परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण, हेमराज को काम करना पड़ा। हेमराज ने शूरा व्यापारी के रूप में काम करना शुरू किया। नमक बेचने के कारण बाजार में उनको व्यापारी या तोलने वाला कहा जाता था। दोस्तों, 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद वो सीधे जाके जुड़ गए शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह से, क्योंकि शेर शाह के बाद उनके जो बेटे थे इस्लाम शाह, वो गद्दी पर बैठे। उन्होंने हेमराज की कुछ सैनिक क्षमताओं को समझा। उन्हें लगा कि ये जो आदमी है ये आम आदमी नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप जाइए और आप बाजार अधीक्षक के रूप में काम कीजिए। शुरुआत उनकी बाजार अधीक्षक के रूप में होती है। फिर हेमराज ने अपनी खूबियों और अपनी क्षमताओं के दम पर, जब इस्लाम शाह ने देखा कि यह आदमी इससे भी ऊपर का है, तब उन्होंने उनको खुफिया विभाग का प्रमुख बना दिया। आप प्रमोशन देखिए दोस्तों। उसके बाद उनको डाक अधीक्षक के रूप में काम करने के लिए कहा गया। मतलब वो बढ़ते ही गए, वो रुके कहीं नहीं। उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं यार, ये आदमी और आगे का है, इस आदमी में कुछ गजब की क्षमता है, तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नई जिम्मेदारी देता हूं। आप उच्च पदस्थ अधिकारी जो है उनके बराबर का दर्जा आपको रहेगा, आप मेरे सलाहकार रहेंगे। और मैं आपको एक और जिम्मेदारी देता हूं कि आप हुमायूं के जो सौतेले भाई हैं कामरान मिर्जा, उन पे निगरानी रखिए, उन पे नजर रखिए, जो कि समय मानकोट में है। उनको ये काम दे दिया गया। उन्होंने इस काम को भी बखूबी निभाया। दोस्तों, उसके बाद इस्लाम शाह की मृत्यु होती है। जब इस्लाम शाह की मृत्यु हुई तो उनके 12 वर्षीय बेटे को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। जब गद्दी पर बैठाया तो ठीक 3 दिन के बाद उनके जो चाचा थे आदिल शाह, उन्होंने अपने भतीजे की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गए। अब हेमराज के साथ दिक्कत ये थी कि हेमराज को काम करना था अफगान सेना के अंदर, तो उन्होंने आदिल शाह के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। आदिल शाह उनकी प्रशासनिक क्षमताओं से और जो युद्ध लड़े गए उन युद्ध कौशल से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यार, ये इस बंदे में कोई बात तो है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इन सफलताओं से खुश होकर मुख्यमंत्री और साम्राज्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करता हूं, यानी प्रमोशन देता हूं। आदिल शाह के शासनकाल में हेमराज गजब के पावरफुल व्यक्ति हो गए थे। गजब। हेमराज ने ऐसे ही नहीं, हेमराज ने अपनी काबिलियत के दम पे ये पदवी पाई थी दोस्तों। हेमराज को आप मामूली मत समझिए, हेमराज एक बहुत गजब की एबिलिटी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उसके बाद अपना पूरा सिक्का जमाया और ये दिखाया आदिल शाह को कि आपने किसी गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, या अपना सलाहकार नहीं बनाया, या साम्राज्य पर्यवेक्षक नहीं बनाया। उसके बाद जब आदिल शाह के खिलाफ अफगान सेना में ही विद्रोह उठा, तो कहते हैं कि हेमराज ने उस पूरे विद्रोह को, जो कि आदिल शाह के खिलाफ रचा गया था या आदिल शाह के खिलाफ हुआ, उस पूरे विद्रोह को दबा दिया। और हेमराज ने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयाँ लड़ी, जो उनके विद्रोहियों ने उनके खिलाफ रची गई थी। और इन 22 लड़ाइयों को उन्होंने जीता दोस्तों। एक भी युद्ध नहीं हारे वो। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिल शाह अगर अपनी गद्दी पर थे तो सिर्फ हेमराज की वजह से। हेमराज ने उनको हारने नहीं दिया। जब ये बात आदिल शाह ने देखी कि ये जो व्यक्ति है ये गजब का एबिलिटी वाला आदमी है, इसमें गजब की कैपेबिलिटी है। उसके बाद जब ये मामला चल ही रहा था, 1956 में एक न्यूज आती है दोस्तों कि हुमायूं की मृत्यु हो गई।
जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब हेमराज बंगाल में थे। हेमराज को लगा कि ये एक बड़ा जबरदस्त अवसर है आगरा पे हमला करने का और दिल्ली तक पहुंचने का। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना को तैयार करवाया और कहा कि जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचना है। उन्होंने वहां से मार्च शुरू किया और जैसे ही आगरा के गवर्नर को ये न्यूज मिली कि हेमराज ने आक्रमण कर दिया है, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, हेमराज का वो आतंक था कि गवर्नर पूरी सेना के साथ भाग गया आगरा छोड़ के, और आगरा में बिना लड़े ही हेमराज का शासन हो गया। यानी पूरी अफगान सेना जो थी वो आगरा में आके बैठ गई और बिना लड़े ही जीत गई। इसे कहते हैं डर। जब वो युद्ध बिना लड़े हुए जीत गए और पूरे आगरा पे हेमराज ये कहिए अफगान सेना का कब्जा हो गया, तब उन्होंने कहा अगला टारगेट क्या। तो कहते हैं कि हेमराज की जीत में सबसे उल्लेखनीय जीत जो है वो तुगलकाबाद की थी। तुगलकाबाद अगला टारगेट था हेमराज का। हेमराज ने आगरा को जीतने के बाद जैसे ही तुगलकाबाद में पहुंचे तो तुगलकाबाद में उनका स्वागत बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ, यानी मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। सेना कम थी लेकिन आक्रमण जबरदस्त था और यहां पे अफगान सेना और मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध तो हुआ, लेकिन कहते हैं कि हेमराज कुछ अलग ही शक्ति लेके पैदा हुआ व्यक्ति था। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद हेमराज ये युद्ध हार जाएगा, कुछ ऐसे समीकरण बन गए, लेकिन अंत होते होते हेमराज और उसकी सेना, जो 300 हाथी की पूरी सेना थी उनकी और कुछ घुड़सवार, उन लोगों ने ऐसा कुछ चक्रव्यूह रच दिया कि पूरी की पूरी सेना को ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने, और अंत में हेमराज ने फिर से जीत हासिल की और तुगलकाबाद के जितने भी सैनिक थे और जो उनके सेनापति थे वो सब के सब अपनी जान बचा के भाग गए। इस तरीके से तुगलकाबाद भी हेमराज या अफगान सेना के अंडर में आ गया। दो इतनी बड़ी जीत के साथ ही उन्होंने बता दिया था कि अब हेमराज रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हेमराज का टारगेट अब केवल आगरा और तुगलकाबाद नहीं था, हेमराज का टारगेट था पूरा हिंदुस्तान। अब उन्होंने उसका रुख किया दिल्ली की तरफ। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे तो मात्र एक दिन की लड़ाई यानी 7 अक्टूबर 1556 को वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जैसे ही लड़ाई हुई तो एक ही दिन लड़ाई चली केवल, और उसी दिन हेमराज ने वो युद्ध जीत लिया। और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली पर भी हेमराज का अधिकार हो गया या कब्जा हो गया, या अफगान सेना का कब्जा हो गया। और जैसे ही हेमराज ने दिल्ली को जीता तो हेमराज या हेमचंद्र या हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली, जो कि प्राचीन काल में हिंदू राजा या सम्राट ये उपाधि लिया करते थे। और ठीक 27 से 28 दिन तक इस पूरे भारत पर हेमराज या हेमचंद्र विक्रमादित्य का शासन रहा, क्योंकि उन्होंने शाही उपाधि ले ली थी। तो इस मामले में इतिहासकार का थोड़ा सा विरोधाभास है। कई इतिहासकार कहते हैं कि वो सेनापति थे आदिल शाह के, कई कहते हैं कि उन्होंने खुद ही राजा अपने आप को बना लिया था, उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवा दिए थे। तो ये थोड़ा सा विवादित है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन हेमराज ने पूरा अपने समीकरण बना लिया था उस पर। जब हेमराज दिल्ली जीते और जब उन्होंने शाही उपाधि ली और विक्रमादित्य की उपाधि ले ली, तो उसके बाद ये न्यूज़ पूरे के पूरे भारत में फैल चुकी थी, क्योंकि दिल्ली पर शासन मतलब पूरे भारत पर शासन। तो इस तरीके से 27 से 28 दिन तक पूरे भारत पर फिर से हिंदू शासन हो गया था। इसलिए कहा जाता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हेमराज यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य को। शासन बहुत कम था, मात्र 27 से 28 दिन का था, लेकिन था दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हेमराज की इस कामयाबी से, जिसे आप अकबर महान कहते हैं, कई जैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जो कहते हैं ना कि अकबर महान था, अकबर महान नहीं था, अकबर एक नंबर का डरपोक था। महाराणा प्रताप से तो अकबर लड़ने भी नहीं आया था, डर के मारे मान सिंह को भेज दिया था। वही हाल यहां भी था। यहां पे भी हेमराज से अकबर लड़ने नहीं आया, उल्टा अकबर ने अपने जो सेनापति थे बैरम खां, ये तुर्क था, बैरम खां से ये कहा कि हम लोग वापस फरगना चलते हैं। फरगना वो जगह थी जहां से इसके दादा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आए थे। इसने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना, वरना हेमराज हम लोगों को जीने नहीं देगा और मार देगा, इससे बेहतर है कि हम अफगानिस्तान के फरगना वापस चलते हैं। तब बैरम खान ने इसको समझाया कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर हेमराज जीतता भी है तो हमें वापस जाना ही है, तो एक कोशिश करने में क्या बुराई है। तो उसको एक बात लगी कि हाँ ऐसा ठीक है। तो कहते हैं कि लड़ाई जो आप पानीपत का दूसरा युद्ध देखते हैं या सुनते हैं, वो एक्चुअली में लड़ाई अकबर और हेमराज के बीच नहीं थी, वो लड़ाई हुई थी बैरम खां, मुगल सेना की तरफ से बैरम खां और हेमराज के बीच, क्योंकि अकबर तो उस समय मात्र 14 साल का था, वो क्या लड़ेगा वो। अब इन दोनों की जब ये पूरा जीत लिया गया दिल्ली को, तब 5 नवंबर
5 क्योंकि 7 अक्टूबर को दिल्ली जीती गई। उसके बाद 5 अक्टूबर को सॉरी माफ कीजिएगा 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जो कि लड़ी गई थी हेमराज की सेना और मुगल सेना के बीच में। हेमराज की सेना का नेतृत्व हेमचंद्र विक्रमादित्य कर रहे थे और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे। जैसा लोगों ने सोचा था वो युद्ध का परिणाम ठीक वैसे ही रहा। शुरुआत के घंटों में ही हेमराज की सेना ने मुगल सेना को धूल चटा दी और लगभग लगभग युद्ध जीत चुकी थी हेमराज की सेना। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद नियति को पसंद नहीं आती, या मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी हिंदुओं के साथ नहीं थे। एक तीर न जाने कहां से आया और सीधे हेमराज की आंख में घुस गया, और जैसे ही वो तीर आंख में घुसा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आंख में तीर लगना, हेमराज फड़फड़ा के बिल्कुल गिर गया। और जैसे ही वो गिरा तो बैरम खां और उसकी सेना ने एक चाल चली और उन्होंने चिल्ला दिया कि हेमराज जो है वो मारा गया, हेमराज मारा गया। जब सेना को ये न्यूज पहुंची कि हेमराज मारा गया तो सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि भाई जब राजा ही मारा गया तो फिर सेना कैसे लड़ेगी। जब भगदड़ मची तो उनकी सेना भाग गई और इन लोगों ने, बैरम खां और मुगल सेना ने, हेमराज गिरा हुआ बेसुध, इतना बुरी तरह घायल हेमराज, बिल्कुल बेसुध गिरा हुआ था, अनकॉन्शियस था, उसको घेर के उसके गले को काट दिया गया। इस तरीके से मुगल सेना ये युद्ध जीत गई। दोस्तों, हेमराज की मौत पे एक बहुत बड़े इतिहासकार थे बदायूनी। बदायूनी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी दोस्तों, कि हेमराज की मौत एक दुर्घटना थी और अकबर की जीत एक देवीय संयोग थी। मतलब अकबर इस लायक नहीं था दोस्तों कि वो जीत जाता, वो देवीय संयोग था, यह भगवान की कुछ नियति थी, उसकी वजह से वो जीत गया, वरना वो जीतने वाला कहीं नहीं था। अगर यह युद्ध मुश्किल से आधा घंटा और चल जाता तो हेमराज पूरी सेना साफ कर देता। लेकिन मैंने कहा ना, नियति को क्या मालूम क्या स्वीकार था, नियति में वही हुआ और हेमराज जैसा योद्धा जो था वो मारा गया। ठीक 27 से 28 दिन के बाद वापस हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हो गया दोस्तों, और उसके बाद तो फिर आपने देखा ये देश कहां से कहां चला गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है व्यक्तिगत तौर पे कि कितना बड़ा योद्धा, इस योद्धा के बारे में आपको इतिहास में आज की किताबों के अंदर कुछ नहीं मिलता दोस्तों। ही वॉज अ अनटोल्ड हीरो। इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं, किसी भी माध्यम से अगर ये पहुंचता है तो इसके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए इतिहास में। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हेमराज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। हम अकबर को महान कहते हैं, इसको महान कहते हैं, उसको महान कहते हैं, आप हेमराज को पढ़िए दोस्तों, हेमराज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए उनके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े कि वो क्या थे। अंतिम हिंदू सम्राट लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। लोग हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट या पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं, जबकि 27 से 28 दिन तक भारत पर शासन हेमचंद्र विक्रमादित्य का भी रहा है और वो अंतिम हिंदू सम्राट थे। दोस्तों, ऐसे अनटोल्ड हीरो के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जहां से भी आपको मिले आप जरूर पढ़ा करिए। ये हमारे हीरो थे, है और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।